हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम 2021 का इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। आप अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं उसको आपका एनालिसिस हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू किया है पीवाईक्यू सीरीज। तो 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं लास्ट में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको इंग्लिश में दिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लद्दाख। क्या लद्दाख यूनियन टेरिटरी है? बिल्कुल, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। मणिपुर क्या यूनियन टेरिटरी है? मणिपुर यूनियन टेरिटरी नहीं बल्कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा मणिपुर। मणिपुर जो है ये यूनियन टेरिटरी नहीं होकर, भारत का संघ शासित प्रदेश न होकर, ये एक भारत का राज्य है। तो सही जवाब मणिपुर। सवाल नंबर 2 हमारा ये है, यानी 62 में है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं। तो कच्चे तेल के उत्पादक, क्या पश्चिम बंगाल में कच्चे तेल के भंडार पाए जाते हैं? नहीं। असम और ओडिशा में? नहीं। असम में तो पाया जाता है लेकिन ओडिशा में नहीं पाया जाता। लेकिन गुजरात और तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर कच्चे तेल के उत्पादक और भंडारण दोनों पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 में है बिहार और बम्बई हाई। बम्बई हाई में तो पाया जाता है लेकिन बिहार में नहीं पाया जाता है। तो इस वजह से हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा गुजरात और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर तेल के उत्पादक यानी तेल के भंडार पाए जाते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 63 की तरफ। सवाल नंबर 63 है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। तो जो हमारा संविधान था वो बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान बनाया गया था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चलते हैं सवाल नंबर 64 की तरफ, यानी सवाल नंबर 4 की तरफ। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचारित भंडारण करना, या फिर पानी और खनिजों को अवशोषित करना। आपको बताना है इसमें जड़ों के कार्य क्या है। क्या पौधों को सहारा देता है? बिल्कुल, जड़ जो होते हैं पौधे को क्या करते हैं? सहारा देते हैं। तो सहारा तो देते हैं। क्या ह्यूमस प्रदान करते हैं? ह्यूमस तो प्रदान नहीं करते, तो ये गलत होगा। भोजन को संचारित करते हैं? बिल्कुल, भोजन को संचारित करते हैं। साथ ही साथ पानी और खनिजों को अवशोषित भी करते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा पौधों को सहारा देना, भोजन संचित करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो सही जवाब होगा ए और सी और डी। बी इसका गलत होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ACD। ACD इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं सवाल नंबर 65 की तरफ। सवाल नंबर 65 है हमारा कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों के लिए क्या है? विशेषकर प्रसिद्ध है, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहा जाता है। तो आपको बताना है जो पोचमपल्ली है वो किस राज्य में स्थित है। क्या वो कर्नाटक में है? नहीं। क्या वो केरल में स्थित है पोचमपल्ली? नहीं। पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये NCERT जो पुराने वाली NCERT है उसमें इसका जिक्र किया गया है। तो पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में है। किसके लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली? पोचमपल्ली प्रसिद्ध है वहाँ की साड़ियों के लिए। तो ये हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है। पोचमपल्ली प्रसिद्ध है साड़ियों के लिए। पोचमपल्ली कहाँ का शहर ये है, शहर है या फिर जगह है? वो है तेलंगाना का। चलते हैं सवाल नंबर 66 की ओर। सवाल नंबर 66 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिनमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है किसमें आपको आयरन आपको सफिशिएंट मात्रा में मिलेगी। क्या गुड़, आंवला और टमाटर में मिलेगा?
गुड़ और आंवला में तो मिलता है, लेकिन टमाटर में हमें लोहा नहीं मिलता, आयरन नहीं मिलता। आंवला, पालक और गुड़ में बिल्कुल, ये जो आपका पेयर है, तीनों के तीनों में आपके सफिशिएंट मात्रा में क्या मिलेगी, आपको लोह मात्रा मिलेगी, आयरन मिलेगा। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़। सवाल नंबर 67। सवाल नंबर 67 कह रहा है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी, कितनी गुनी, 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने योग्य है। क्या फाख्ता, कौवा और मोर हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं? नहीं। क्या बाज, कबूतर, बाज तो देख सकता है लेकिन कबूतर और तोता नहीं देख सकते। कौवा, चील और बुलबुल, चील तो देख सकता है लेकिन कौवा और बुलबुल नहीं देख सकता। चौथा ऑप्शन है बाज, चील और गिद्ध। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ईगल, काइट्स और वल्चर, बाज, चील और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। सवाल नंबर 68 की ओर, यानी सवाल नंबर 8 है। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छतें वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो बांसों पर घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका, असम में बांसों से घर बनाए जाते हैं, बांसों पर घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश जो होती है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा असम। असम इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69 और हमारे अकॉर्डिंग सवाल नंबर 9। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, और पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, कि दिशाएं क्रमशः क्या होगी? तो दिल्ली यहाँ पर है, गांधीनगर यहाँ पर है और बिहार यहाँ पर है। तो अगर हम इस तरह से एक ड्रॉ करें डायरेक्शंस, तो ऊपर में नॉर्थ होता है, इधर में वेस्ट होता है, इधर में आपका ईस्ट होता है और इधर में आपका साउथ होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा साउथ वेस्ट, जो गांधीनगर जो होगा साउथ वेस्ट में होगा, यानी गांधीनगर जो होगा दक्षिण पश्चिम में होगा और जो आपका पटना जो होगा दक्षिण पूर्व में होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, गांधीनगर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट और पटना जो होगा साउथ ईस्ट में होगा। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 2। सवाल नंबर 70 यानी 10। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने? तो वो कौन थे जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया था? सभी जानते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी, तो वो है हमारे जॉन ग्रेगर मेंडल या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। सही जवाब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो 10 में से अभी तक आपके कितने सही हुए ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चलते हैं सवाल नंबर 11 यानी 71 सवाल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? क्या पदार्थ है? नहीं। क्या प्राकृतिक संसाधन है? नहीं। सही जवाब है चीज़ें जो हम करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है एनसीएफ 2005 ने ईवीएस को जो है ना 6 थीम में डिवाइड किया था, जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स, साथ ही साथ फूड, वाटर, शेल्टर और थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इस सभी के सभी 6 थीम में इसको डिवाइड किया गया था। तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार एनसीएफ के सभी 6 थीम को ज़रूर लिख दें, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी जो कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब होगा जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। सवाल नंबर 72। सवाल नंबर 72 हमें क्या कहता है कि व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स? जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? क्या उसमें हमें मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना चाहिए? क्या हमें मुख्य रूप से यही करना चाहिए कि बच्चों के जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करते। या सिर्फ निर्णय वाले कथनों को लिखना चाहिए? क्या सिर्फ जजमेंटल चीज़ों को लिखेंगे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में? नहीं।
एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हम लिखेंगे बच्चों की मजबूतियों जो कि उनकी स्ट्रेंथ है और उनकी कमजोरियाँ जो कि उनके वीकनेस है, उनकी पहचान करना और उनको हमें उस रिकॉर्ड में लिखना, ये हमारा सही होगा। बच्चों की रुचियों और संबंध आदि की पहचान करना, ये होता है दोनों सही। तो इसका सही जवाब होगा सी और डी। तो सी और डी ऑप्शन आपको 2 में दिख रहा होगा। ऑप्शन सी और डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 73। सवाल नंबर 73 क्या बोल रहा है? आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? इंटीग्रेटेड ईवीएस के लिए आप योजना कैसे बनाएंगे? क्या एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे? बिल्कुल। अगर हम किसी एक पार्ट को पढ़ा रहे हैं, फैमिली के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम प्लांट या फिर और किसी भी चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे। 1 से 2 चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे, इसे ही कहा जाता है एकीकृत ईवीएस। इसमें हम मैथ को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करके चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर पढ़ाने को ही इंटीग्रेटेड ईवीएस कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 73 का ए। क्या अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे? नहीं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों को प्रबंधन करेंगे? गलत जवाब है। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे? नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 74 है हमारे पास। क्या है सवाल नंबर 74 कि पुनीत ने अपने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहता है बच्चों से? यानी वो भोजन पढ़ाना चाहता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बच्चों को कहा कि आप मानव शरीर का एक रूपरेखा तैयार करो। वो ऐसा कर कर क्या करना चाहता है बच्चों से? क्या बच्चों से परीक्षण कराना चाहता है कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सके? नहीं, ये तो नहीं है। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना चाह रहा है। बिल्कुल सही जवाब होगा। जो पुतिन जो है, जो कि टीचर है कक्षा 5 का, वो ये चाह रहा है कि बच्चे पाचन के संबंधित कितनी चीज़ें जान रहे हैं, उनके विचार को वो जानना चाह रहा है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ड्राइंग स्किल तो नहीं चेक करना चाह रहा है वो, क्योंकि साइंस का टीचर है, वो ड्राइंग स्किल चेक करके क्या करेगा? पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना चाह रहा है। अभी तो पढ़ाया नहीं है तो मूल्यांकन कैसे करेगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 75 यानी सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या सही नहीं है? क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये करते हैं हम रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है? गलत। हमें 3 महीना 6 महीना, ये तो आपका समेटिव असेसमेंट हो जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन ही गलत है फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। तो सही क्या है? अधिगम को सुदृढ़ यानी तो उसको क्या बनाना? इन्हेंस करना अधिगम को, लर्निंग को। या अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, ये तो सही है। इसके छात्रों के प्रगति की निगरानी करनी है, ये भी सही है। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ये सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये गलत है, अकॉर्डिंग टू रचनात्मक आकलन थे। ओके, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 76 है। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। यानी वो स्टीरियोटाइप्स और जेंडर जो आपके स्टीरियोटाइपिकल जो थिंग्स होती है उसके प्रति वो संवेदनशील बनाना चाहती है। तो स्मिता को निम्नलिखित में से अपने कक्षा में क्या करना चाहिए? क्या उन्हें रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करना चाहिए? ये करने से थोड़ा इफेक्टिव होगा, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। फ्लैश कार्ड दिखाने से वो सेंसिटिव नहीं बनेंगे। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा साफ करने को कहे, इससे थोड़ी ना होंगे। लड़कियों से ही सिर्फ प्रतिदिन कक्षा साफ करा रहे हैं, इससे भी सेंसिटिव नहीं बनेंगे। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। इसका बिल्कुल सही जवाब है 4, क्योंकि हमें ज़्यादातर लगता है कि ऑटो चालक क्या होंगे, लड़के या फिर मर्द ही हो सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी लड़की की माँ को बुलाते हैं, उसे बोलते हैं कि ये ऑटो चालक भी है, तो इससे हमारा जो भ्रम होगा, जो जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है दिमाग में, उसके प्रति हम संवेदनशील हो सकते हैं कि नहीं, लड़कियां भी इस तरह के काम कर सकती हैं। ओके, सवाल नंबर 77 या फिर सवाल नंबर 17।
कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता। समयन एक लड़के का नाम है जो कि अपना कार्य नहीं करता। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? क्या उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें? ये बिल्कुल सही है। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे? नहीं। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें? ये भी नहीं। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें? ये नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि हम उसकी कठिनाइयों को पता लगाएंगे, उसके अनुसार कक्षा कार्य को क्या करेंगे? समायोजित करेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजीज का यूज करेंगे, उसको डायग्नोस्टिक क्लासेस देंगे, रेमेडियल क्लासेस देंगे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। सवाल नंबर 78 है। सवाल नंबर 78 हमारा कह रहा है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया, यानी एक डायलॉग का, डिबेट का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य था उसका? क्या वो पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने को आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती थी? नहीं, ये तो इसका उद्देश्य नहीं था टीचर का कि पूरा डीजल या वाहन ही बंद हो जाए। नहीं, ये छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। छात्रों को विचारों को जानने में चलो ठीक है, सही करने में मदद करेगा, ये थोड़ा नहीं पच रहा है। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ठीक लग रहा है लेकिन उतना सही नहीं है। ये इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि अलग अलग बच्चे अलग अलग अपने दृष्टिकोण पेश करेंगे, तो इससे पता चलेगा कि कौन बच्चा क्या सोच रहा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। हमें सभी चीज़ें पॉजिटिव लग रही है लेकिन हमें सबसे जो सटीक जवाब होता है वो ढूंढने की ज़रूरत होती है पेडागोजीज में। चलते हैं सवाल नंबर 79 की तरफ। सवाल नंबर 79 हमारा है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या सिखाता है? क्या ये लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है? गलत। रिकॉर्डिंग के कौशल को विकसित करता है? नहीं। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल का जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये है कि बच्चों के अंदर स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ विकसित की जाए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 80 यानी सवाल नंबर 20। तो 20वें सवाल में आपके कितने सही हुए अब आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है, तो ईवीएस की जो इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है वो किसमें सहायक है? पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों के पेश करने में? नहीं, ये तो गलत है आपका। पाठचर्या के भार को भले ही कम करता है लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक ये थोड़ा सही नहीं है। पाठचर्या के भार को कम करना ये तो सही है, और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखना यानी उनको मीनिंगफुल लर्निंग कराना, ये इनका सही उद्देश्य है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति यानी मैथ को, लैंग्वेजेस को, ईवीएस को सबको एकीकृत करके पढ़ाना, इससे बच्चे क्या होंगे? मीनिंगफुल लर्निंग उनमें होगी और वो अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको आप पढ़ सकते हैं सभी ऑप्शंस को। सवाल नंबर 81 यानी सवाल नंबर 21। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो क्या सहयोग या फिर न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, या अवधारणा या मानचित्रण? तो ईवीएस में जो आकलन का जो एक संकेत नहीं है वो है अवधारणा और मानचित्रण। बाकी सभी के सभी चीज़ें आपके सहयोग आपका ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक है, न्याय के प्रति सरोकार भी और समानता के प्रति सरोकार, लेकिन अवधारणा और मानचित्रण ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर 82 की तरफ। सवाल नंबर 82 है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो अल-बिरूनी के नाम का जो चैप्टर है उसको इसमें शामिल करने का क्या उद्देश्य है आपको ये बताना है। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। बिल्कुल सही जवाब है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तो उनके अवलोकन
ये तो थोड़ा नहीं पच रहा है, ये गलत लग रहा है। ये शिक्षार्थियों को कुछ हजार 10,000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। तो इसका जो जवाब होगा ए, सी और डी। ए, सी, डी कहाँ पर है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ए, सी और डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सुधार करना नहीं है, वो तो खुद अवलोकन करेंगे, उसमें सुधार करने की क्या मदद कर सकता है। ये शिक्षार्थियों को कुछ 10,000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। ये शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। चलते हैं सवाल नंबर 83 यानी 23 की तरफ। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त हो सकता है? तो ईवीएस में से सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त क्रियाकलाप होती है वो क्षेत्र भ्रमण होता है। चलिए देखते हैं। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। आमंत्रित करने में ज़्यादा कौशल, ज़्यादा हमारी चीज़ें, इंद्रियां एक्टिव नहीं होगी। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, ये भी अच्छा पॉजिटिव है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां, सेंसेस शामिल करने हैं, तो इससे तो नहीं होगा। उचित एवी साधन, उचित एवी ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना, इससे भी ज़्यादा इंद्रियां या फिर सेंसेस शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बच्चों को लेके चले जाएं नज़दीक के स्थान के लिए, क्षेत्र भ्रमण के लिए, तो इसमें बच्चे क्या होंगे? देखेंगे, सुनेंगे, करके भी देखेंगे, तो इसमें उनके सभी के सभी ऑर्गन्स, सेंसेस क्या होंगे? शामिल होंगे। तो क्वेश्चन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोला है? इंद्रिया, सेंसेस शामिल करने हैं। पॉजिटिव तो सभी वर्ड्स हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो ढूंढना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्षेत्र भ्रमण। इसमें सभी के सभी सेंसेस क्या होंगे? शामिल होंगे। चलते हैं सवाल नंबर 84 यानी सवाल नंबर 24 की तरफ। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इकरा एक टीचर है जो ईवीएस में समाचार पत्रों को या फिर न्यूज़पेपर्स को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो ऐसा करके क्या करना चाहती है बच्चों को? क्या ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वह चाहती है कि शिक्षार्थी को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता हो। तभी तो वो कह रही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अपने चारों ओर से क्या होंगे? आप अवेयर होंगे, अपने संसार से जुड़े होंगे कि देश विदेश में क्या चल रहा है। तो इसीलिए वो प्रोत्साहित कर रही है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 85 यानी सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है क्या इससे अनुशासन बनाए रखने के लिए? नहीं, अनुशासन बनाए रखने के लिए थोड़ी ना प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान खींचने के लिए? नहीं। नियमों को पालन को बढ़ावा देने के लिए? नहीं, बल्कि कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए क्या होता है? प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, बच्चे समझते हैं और वो भी क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। तो क्वेश्चन जो होता है क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए पूछा जाता है। सवाल नंबर 86 यानी सवाल नंबर 26। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तोरांग का अर्थ जंगल जो है वो झारखंड राज्य में तोरांग को जंगल बोला जाता है। तो इसका आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है आपको कि तोरांग जो है आपका जंगल जो बोला जाता है वह झारखंड में बोला जाता है। सवाल नंबर 87 ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। इसमें कहा गया है कि आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है तो देखो x ये मेरा घर है, मेरे सामने क्या है? मेरा विद्यालय है, ये स्कूल है, ये मेरा होम है, ठीक है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधा नहीं जा सकते। ये x है, ये मेरा विद्यालय है, मैं सीधा नहीं जा सकता क्योंकि वो व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप ठीक दक्षिण में
तो अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूरी जाते हैं। तो सबसे पहले मैं 125 मीटर दूरी चला गया दक्षिण में, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं। ये पूर्व है, पूर्व में 100 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर क्या करते हैं, ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो देखो सबसे पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर की दूरी तय की, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पर पार किया, ओके। फिर 125 मीटर की दूरी पर, हाँ चलो 125 मीटर की दूरी पर चलिए इसको ठीक से हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आपका घर एक्स पर स्थित है। माना कि ये मेरा घर एक्स पर स्थित है और तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, ठीक है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग है, आप सीधा नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग तय करते हैं। अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो आपको बताना है वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। ये मेरा घर है एक्स। सबसे पहले मैं गया दक्षिण 125 मीटर। 125 मीटर चलने के बाद फिर मैं ठीक पूर्व की ओर गया 100 मीटर, ओके। लंबा सुरंग तय किया। फिर मैं क्या किया, 100 मीटर 125 मीटर फिर गया उत्तर की ओर 125 मीटर। तो अब मुझे पूछा है वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो विद्यालय के सापेक्ष पश्चिम में 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो 100 मीटर पश्चिम, 100 मीटर पश्चिम, तो 100 मीटर पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 100 मीटर पश्चिम की तरफ हमारा घर मौजूद है। तो सही जवाब होगा 3। तो इसमें थोड़ा आपको सोचना होगा, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप आसानी से बना लेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 88 की तरफ, यानी सवाल नंबर 28 की तरफ। कोई लड़का नागरकोइल में मडगांव से जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ये रेलगाड़ी 22:30 में यानी 10:30 बजे ये रेलगाड़ी वहाँ से शुरू होती है, नागरकोइल से चली और 6 जून को 2020 में 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल जो होती है, स्पीड जो होती है, टोटल आपका डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास कितना है 145। अब हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम निकालेंगे 10:30 से लेकर 4:30 बजे तक, 6 तारीख का। तो 10:30 से 10:30 24 घंटा हो गया हमारे पास 5 तारीख को। फिर 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 यानी 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 6 घंटा। तो 24 और 6 हमारे पास हो गए 30 घंटे। तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, 114.5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, 10, 11, 3 8 24। तो 38.5 किलोमीटर पर आवर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 38.5 किलोमीटर पर आवर। सवाल नंबर 89 या फिर हम बोल सकते हैं 29। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ये तो बिल्कुल सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये गलत है। नर मक्खियाँ नहीं बल्कि मादा मक्खियाँ जो होती हैं छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्तों में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये तो ठीक है। छत्तों में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो मादा मक्खियों की होती हैं। सवाल नंबर 90 जो कि आज का हमारा लास्ट सवाल है EVS का 2021 का। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे।
तो ये लाया गया था दक्षिणी अमेरिका से। तो अब आप मुझे बताइए आपके 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। ईमानदारी से आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम मैथमेटिक्स और हिंदी के भी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार 135 नंबर आप लोगों को दिलाना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।